Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the नेपाल के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, नेपाल के वहाँ पे एक प्लेन क्रैश का जो एक्सीडेंट है वो सामने आया। 2023 के समय भी नेपाल के वहाँ पे एक प्लेन क्रैश का जो एक्सीडेंट है वो हुआ था। स्टूडेंट्स, अगर हम नेपाल का जो सिचुएशन है उसको कंपेयर करें 60s एंड 70s के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि 60s एंड 70s के समय नेपाल के वहाँ पे एयरलाइन सेक्टर के अंदर जो प्लेन क्रैश के जो एक्सीडेंट्स हैं वो काफ़ी अधिक संख्या के अंदर आपको देखने के लिए मिलते थे। उसके बिहाइंड में मेन रीजन्स है नेपाल का जो डिफ़िकल्ट टेरेन है वो आपको एक मेन रीजन है वो देखने के लिए मिलता है। हिमालय का जो काफ़ी हाइट के ऊपर जो माउंटेन रेंज है वो इसी एरिया के अंदर सिचुएटेड है। इसके अलावा आप देखिए कि उस समय में जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो भी नहीं हुआ करता था। नेपाल के वहाँ पे एयरलाइन सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्हीं कुछ रीजन्स की वजह से 60s एंड 70s के समय में जो एयरलाइन सेक्टर के अंदर जो एक्सीडेंट्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट, समय के साथ में जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और टेक्नोलॉजी का जब एडवांसमेंट हुआ एयरलाइन सेक्टर के अंदर में जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसके अंदर भी आपको इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि लास्ट 1 ईयर के अंदर में इस तरीके से जो 2 एक्सीडेंट्स का सामने आना, बेसिकली यहाँ पे एयरलाइन सेक्टर के अंदर जो सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उनको ये रेज करता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम एविएशन सेक्टर या एयरलाइन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो आपको यूएन का जो स्पेसिफिक एजेंसी है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि यूएन का एक एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जो आप देखिए कि 1944 के समय उसको सेटअप किया गया था। 1944 उस समय काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो आपको इस्टेब्लिशमेंट में देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, 1944 के समय एक कन्वेंशन सामने आता है जिसको कि हम चिकागो कन्वेंशन के नाम से जाना करते हैं। चिकागो कन्वेंशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो किस कंट्री के अंदर में है? मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है। मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है, कहाँ पे है? कनाडा के वहाँ पे। कनाडा के वहाँ पे है मॉन्ट्रियल नाम की जगह, जहाँ पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है, और यूएन का ये स्पेसिफिक एजेंसी है सिविल एविएशन के सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, अगर हम इस इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें जो नेपाल के वहाँ पे सामने आया, तो आप देखिए कि ये जो फ्लाइट है उसके द्वारा जस्ट टेक ऑफ किया गया था यहाँ पे, और टेक ऑफ के बाद में ही जो प्लेन का जो क्रैश है वो सामने आया है। फ्लाइट काठमांडू का जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है वहाँ से पोखरा के लिए जाने वाला था। पोखरा आप देखिए कि नेपाल के अंदर रिलीजियस टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है, चाहे बुद्धिज़्म हो या हिंदुइज़्म हो उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, अगर हम नेपाल का जो काठमांडू है जो वहाँ का कैपिटल सिटी है उसके त्रिभुवन एयरपोर्ट के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि इंडिया के भी कुछ इवेंट्स है उससे आपको इसका रिलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। 1999 के समय में आप देखिए कि एक प्लेन है IC-814 जो इंडिया के लिए आने वाला था, न्यू दिल्ली के लिए आने वाला था। उस प्लेन IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था टेररिस्ट के द्वारा। उस समय में आप देखिए कि नेपाल जो बेसिकली हमारा जो नाइबर कंट्री है उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका एक ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप से वर्क किया करता था। काफ़ी सारे जो टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 90s एंड 2000 का वो एरा है उस समय नेपाल के वहाँ पे। तो 99 के समय में इंडिया के लिए वो फ्लाइट आने वाला था IC-814 जिसको कि हाईजैक कर लिया गया था टेररिस्ट के द्वारा, और आप देखिए कि उस नेगोशिएशन के अंदर में कुछ टेररिस्ट है उनको भी रिलीज़ किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उस दौरान में IC-814 का जो हाईजैक है उस प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे काठमांडू के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आप देखिए कि न्यू दिल्ली का जो फ्लाइट है उसके बारे में हमने रीड किया यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से होना चाहिए, क्या न्यू दिल्ली मोर नॉर्दर्न साइड के अंदर सिचुएटेड है? हमारा जो दिल्ली है वो नॉर्दर्न साइड के अंदर मोर सिचुएटेड है या काठमांडू? अगर आप कंपेयर करें बोथ सिटीज़ को तो आप देखिए कि दिल्ली आपको मोर नॉर्दर्न एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्या यूपीएससी के द्वारा इस तरीके से नॉर्दर्न मोस्ट साइड के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं? आप देखिए कि 2018 के समय में 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर बेंगलोर और चेन्नई के पर्सपेक्टिव से एक स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आप देखिए कि जो बेंगलोर है वो मोर सदर्न के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम कंपेयर करें चेन्नई के साथ में ज्योग्राफिकल जो पोजीशंस है उसके अंदर में 0.5 मोर नॉर्दर्न आपको जो चेन्नई है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेपाल के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ पे
स्टूडेंट्स नेपाल के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में एरिया शेयर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा ये नाइबर कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री आपको देखने के लिए मिलता है। 2015 के बाद में जो रिलेशंस हैं लिटिल बिट डिक्लाइन फेज के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि हमारा जो सिक्किम है, सिक्किम के साथ में, सिक्किम के द्वारा इसके साथ में एरिया शेयर किया जाता है। सिक्किम के अलावा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का एरिया है, दोवार का जो एरिया है, वो यहाँ पे एरिया शेयर करता है नेपाल के साथ में। हमने काफ़ी बार वहाँ पे गोरखालैंड इश्यू के बारे में भी रीड किया है। गोरखालैंड जो वहाँ पे डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि गोरखाज का जो मेन पॉपुलेशन है वो नेपाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स दार्जिलिंग के एरिया के रिगार्डिंग में आपको एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो फर्स्ट जीआई टैग है हमारी कंट्री का दार्जिलिंग टी है, उसी को दिया गया। दोवार के रीजन के अंदर जो टी प्लांटेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूपी का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, बिहार का एरिया है, उत्तर प्रदेश एंड बिहार के अंदर आपको काफ़ी सारी, स्पेशली बिहार के अंदर आपको काफ़ी सारी रिवर्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं जो ओरिजिनेट होती हैं वहाँ पे नेपाल के। वहाँ पे काफ़ी सारा जो सेडिमेंट्स हैं उनको वो कैरी करती हैं और बिहार के अंदर जो फ्लड है उस रिवर्स की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक रिवर के बारे में रीड किया था न्यूज़पेपर के ही डिस्कशन के अंदर में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स उत्तराखंड का जो स्टेट है, उत्तराखंड के द्वारा भी एरिया शेयर किया जाता है नेपाल के साथ में। उत्तराखंड के बारे में अगर हम डिस्कस करें, हमारे जब से रिलेशंस आपको बेड फेज के अंदर देखने के लिए मिलेंगे 2015 के बाद में, एक आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। उसके अंदर कुछ अमेंड करने के बारे में बात किया गया। कुछ मदेसी मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। मदेसी बेसिकली वो पर्सन्स है जो वहाँ पे नेपाल का जो तराई का रीजन है वहाँ पे रहा करते हैं और इंडिया के साथ में उनके जो ब्लड रिलेशन है, मैरिज के जो रिलेशन है, फैमिली रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि मदेसी मूवमेंट के बाद में नेपाल के द्वारा चाइना के साथ में एग्रीमेंट्स है उनको साइन किया गया। इंडिया के साथ में जो रिलेशंस है लिटिल बिट बैड फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी डेवलपमेंट के अंदर में 2019 के समय में उत्तराखंड की 3 जगह हैं। काला पानी है, लीपू लेक है, काला पानी है, लीपू लेक है और लिम्पियादूरा है। ये जो 3 जगह हैं इसको क्लेम किया गया नेपाल के द्वारा कि ये हमारे एरिया के अंदर में है 1828 का जो ट्रीटी है उसके थ्रू में। बट आप देखिए कि वो पार्ट है, उत्तराखंड का ही पार्ट है। लीपू लेक है, लिम्पियादूरा है और काला पानी है। अब आपको काला पानी के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो सज़ा हुआ करता था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जो सज़ा दिया जाता था उसको काला पानी की सज़ा के नाम से जाना करते थे। तो ये नेपाल के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। नेपाल का एक पावर पैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेपाल का जो टेरेन है वो इस तरीके से है, उसका कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी हैं। फेवरेबल एडवांसमेंट ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्रोडक्शन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इंडिया के द्वारा भी इंडिया का एक पावर पैक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। नेपाल के द्वारा बांग्लादेश को भी सप्लाई किया जाएगा। इंडिया का जो लैंड है, इंडिया का जो पावर का जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनको यूज़ करते हुए बांग्लादेश को भी जो पावर है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेपाल के पर्सपेक्टिव से। पोखरा के बारे में आप ज़रूर से रीड करना, पोखरा अगर आपको समय मिले तो, क्योंकि आप देखिए जो पोखरा नाम की जो जगह है ना, पोखरा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेपाल के द्वारा कहा भी गया था कि इंडिया के द्वारा जो एयर स्पेस है उसको अलाउ किया जाए जिससे कि वो पोखरा के लिए जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको ओपन कर सकें। तो ये नेपाल के इंसिडेंट के बारे में हमने रीड किया। अब आप देखिए कि एमपोक्स के बारे में है। एमपोक्स का जो अर्लियर नेम है मंकी पॉक्स हुआ करता था, पर 2023 के समय यहाँ पे WHO को लगा कि इससे कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको ना कर दिया जाए, तो उसकी वजह से उसका जो नेम है एमपोक्स कर दिया गया है। स्टूडेंट्स 1958 के समय फर्स्ट टाइम एमपोक्स के जो केसेज हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं 1958 के समय में। अब आप देखिए कि कोंगो के अंदर कुछ कैंप्स हैं। कोंगो के अंदर कैंप्स किस चीज़ के हैं, वहाँ पे आपको कंटिन्यूस गवर्नमेंट को चैलेंज करने के जो रिबेलियन अथॉरिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। मार्च 23 के अंदर में ये एक रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि M3 के नाम से जाना करते हैं। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि M3 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, और वो कहाँ क्या है बेसिकली, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कोई रिबेलियन ग्रुप है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो M23 जो बेसिकली यहाँ पे आप देखिए कि कोंगो के अंदर एक रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है
जिनके द्वारा वहाँ पे एक अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया गया था, उनके अफेक्टेड जो एरियाज़ के अंदर में जो कैंप्स हैं जिसके अंदर फिर से एक न्यू वेरिएंट के जो केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं एमपोक्स के। क्या इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल है? वैक्सीन आप देखिए कि ट्रायल्स का जो मेडिकल जो ट्रायल्स हैं उसके फेज के अंदर में है, अभी कोई प्रॉपर जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है एमपोक्स के पर्सपेक्टिव से। डीआरडीओ के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका जो सेकंड फेज है उसका टेस्टिंग्स को कैरी आउट किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्जाम के पर्पज से अभी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड के अंदर एक जगह है हल्द्वानी। हल्द्वानी के अंदर में आप देखिए कि जो रेलवे लाइन है उसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर एनक्रोचमेंट किया गया था। अभी उनका जो केसेज है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने के लिए मिला, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू शेल्टर है उसको एज ए फंडामेंटल राइट का पार्ट माना है कि हर एक पर्सन को राइट है कि उसके पास में जो बेसिक थिंग्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान जिस तरीके से हुआ करता था, तो आप देखिए मकान के अंदर ही शेल्टर है कि शेल्टर होना हर एक पर्सन का यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। तो उस एनक्रोचमेंट का जो केस है उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट है वो दिया गया है। हल्द्वानी का जो आप देखिए केस 2023 के समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें चीताज के पर्सपेक्टिव से हैं, आप देखिए कि जुलाई मंथ का जो फर्स्ट वीक का जो क्विज है उसको हमने जब डिस्कस किया तो उसके अंदर भी चीताज के बारे में डिस्कस किया था कि जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे उनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा, या आप देखिए कि नए जो चीताज लाए जाएंगे उसको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही लाया जाएगा। कहाँ पे है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मध्य प्रदेश का जो नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, नीमच और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो कच्छ का जो सदर्न पार्ट है, जो गुजरात के अंदर जो कच्छ है, कच्छ के जो सदर्न पार्ट है उसके अंदर में आप देखिए कि ग्रासलैंड आपको देखने के लिए मिलता है। इस ग्रास को किस नाम से जाना करते हैं? बन्नी ग्रासलैंड है। बन्नी ग्रासलैंड किस ट्राइब के द्वारा बनाया जाता है? बनाया नहीं जाता है, रिस्टोर किया जाता है। मालधारी ट्राइब, मालधारी जो ट्राइब है जो कि आपको जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलती है। तो जो बन्नी ग्रासलैंड है आप देखिए कि लैंड का जो रिस्टोरेशन का जो हमारा टारगेट है ना, बोन का जो टारगेट है, बोन चैलेंज जो है उसको भी हमें अचीव करना है। अब ये बोन चैलेंज में कितना टारगेट है, कितना लैंड है हमें रिस्टोर करना है, ये आपका होमवर्क है। कुछ दिन पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था जब प्लांटेशन के बारे में कि बोन चैलेंज के अंदर हमारा जो टारगेट है वो कितना लैंड हमको रिस्टोर करना है 2030 तक। तो स्टूडेंट्स बन्नी ग्रासलैंड के एरिया के अंदर में अफ्रीका से जो चीताज लाई जाएंगे आने वाले समय के अंदर में उनको यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। फेवरेबल कंडीशंस को डेवलप भी किया गया है। ग्रासलैंड है वहाँ पे कम्प्लीटली फेवरेबल कंडीशंस हैं। अगर हम कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात करें जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट और मुरैना डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है मध्य प्रदेश के, वहाँ पे तो आप देखिए कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के वहाँ पे है श्योपुर और जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, आप देखिए कि वहाँ पे टू मच पॉपुलेशन है, ल्यूपार्ड्स का भी पॉपुलेशन है और जो प्रे बेस है उसका वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क ये है कि जो एशियन चीता हैं जो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, एशियन चीता आपको देखने के लिए मिलेंगे ओनली ईरान के अंदर में। आप देखिए कि सभी जगह वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ईरान के अंदर में, और उनका जो पॉपुलेशन है 30 to 40 है। ईरान के द्वारा इसी वजह से इंडिया को डिनाई कर दिया गया था कि उनका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है अगर ट्रांसलोकेट किया गया। और कुछ आप देखिए कि सपोज कीजिए एरिया को चेंज करने की वजह से कुछ अगर उनके अंदर डिजीज़ का आउटब्रेक होता है, कुछ केसेस सामने आते हैं, तो जो नंबर ऑलरेडी यहाँ पे कम संख्या के अंदर में है वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिक्लाइन हो सकता है। अगर हम बात करें इंडिया के द्वारा जो अफ्रीका से चीताज लाए गए हैं, क्या उनका स्टेटस वल्नरेबल है? स्टूडेंट्स, अफ्रीकन जो चीता है उसका स्टेटस क्या है, क्या उसका वल्नरेबल स्टेटस है, ये आप ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बजट के पर्सपेक्टिव से है, आर्टिकल 112 है जो यहाँ पे अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा इसको बेसिकली बजट को अनफेयर बताया गया, गवर्नमेंट के द्वारा जो चार्जेज है उसको डिनाई किया गया है। तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, अपोजिशन का काम है क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट का जो पॉलिसी जो उसका क्रिटिसिज्म को कैरी आउट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन सेंटर के एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर में मोर टेक्नोलॉजी है उनको अडोप्शन करने के बारे में बात किया गया है जिससे कि एग्जामिनेशन को ट्रांसपेरेंट वे में कैरी आउट किया जा सके। आप देखिए कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में भी कुछ कंसर्न्स वो रेज हुए थे, कुछ अभी रिसेंटली जो केसेज है वो सामने आए थे, तो उसी की वजह से यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन सिस्टम को यहाँ पे मोर ट्रांसपेरेंट वे, मोर एक्यूरेट वे में कैरी किया जा सके, टेक्नोलॉजीज़ के यूज़ करने के बारे में बताया गया है। यूपीएससी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको आर्टिकल ज़रूर से पता होना चाहिए।
आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक हैं। यहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको मेंशन है वो देखने के लिए मिलता है। संगमेश्वरा जो टेम्पल है उसको यहाँ पे शो किया गया है। संगमेश्वरा जो टेम्पल है जो कि बेसिकली कृष्णा रिवर है उसके बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। आप देखिए कि जो श्री साइलम जो डैम है, श्री साइलम डैम को जब कंस्ट्रक्ट किया गया था तो संगमेश्वरा जो टेम्पल है वो सबमर्ज हुआ गया था। उसके बाद में इसको लेटर डिफरेंट प्लेस के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। चालुक्य डायनेस्टी के समय में 700 के आसपास इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जो मराठा वॉरियर हैं, मराठा किंग हैं, उनके द्वारा भी कुछ समय है 40 दिन के आसपास ये संगमेश्वरा टेम्पल के वहाँ पे बिताए गए थे। नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। माइथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, पांडवाज का द्वारा भी कुछ समय है यहाँ पे बिताया गया संगमेश्वरा टेम्पल के वहाँ पे। कृष्णा रिवर का ओवरफ्लो की वजह से बताया गया है कि वो सबमर्ज हुआ है। आप देखिए कि कृष्णा रिवर के बारे में हमने ऑलरेडी रीड किया था कि जो महाबलेश्वर नाम की जगह है महाराष्ट्र के वहाँ से ओरिजिनेट होता है। महाराष्ट्र, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वहाँ पे इसका जो फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक कृष्णा रिवर के बारे में हमने रीड किया। मालप्रभा हैं और भी काफ़ी सारी तुंगभद्रा हैं, वो आपको इसका जो रिवर्स है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जहाँ पे संगमेश्वरा जो टेम्पल है वहाँ पे भी आपको जो 4-5 रिवर्स का जो सबमर्जेंस या संगम है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है इसी एरिया के अंदर में। इसी वजह से इसको संगमेश्वरा जो टेम्पल है उसके रूप से जाना करते हैं। इडुक्की एंड मुन्नार का जो एरिया है केरल के, वहाँ पे इडुक्की एंड मुन्नार कुछ पार्ट यहाँ पे आपको तमिलनाडु का भी देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे आप देखें कि जो लैंडस्लाइड है वो देखने के लिए मिला था तो उसी के बारे में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे भी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको लैंडस्लाइड है वो देखने के लिए मिलता है। इडुक्की एक हाईलैंड का एरिया है केरल के वहाँ पे, जहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। नीलगिरी तहर है वो पाया जाता है। बकरी का एक प्रजाति है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जिसको नीलगिरी तहर के नाम से जाना करते हैं, जो आप देखिए कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दहली रिज का जो एरिया है, दहली रिज के अंदर में जो ट्री है उनको काटा गया है, ट्री को गिरा दिया गया। तो आप देखिए कि जो कंटेम्प्ट का जो केस है वो कैसे चलाया जाएगा उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है उसके द्वारा क्लियरिटी है जो डिसाइड है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम दहली रिज के बारे में बात करें, 1994 के समय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा बताया गया था कि दहली रिज का जो एरिया है वो दिल्ली का लंग्स है, दिल्ली के लंग्स हैं। बेसिकली एयर पोल्यूशन और डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन है उसको रोकने के अंदर हेल्प करते हैं। तो दिल्ली रिज के एरिया के अंदर जो पेड़ है उनको नहीं काटना चाहिए। अभी कुछ पेड़ काटे गए हैं जिसके रिगार्डिंग में ये है। दिल्ली रिज क्या है, अरावली का एक्सटेंशन है दिल्ली के अंदर में। अरावली का जो टेल्स है उसके नाम से भी जाना जाता है उसको अरावली, जो कि आपको गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के थ्रू आपको उसका जो माउंटेन रेंज है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मास्टर ऑफ द रोस्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस किया गया कि केस किसको दिया जाएगा, किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो आर्टिकल 124 का जो क्लोज 1 है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि सीजीआई इज़ द मास्टर ऑफ द रोस्टर, कि सीजीआई के पास में पावर है कि वो केस किसको ट्रांसफ़र करें। कैमरून नाम की जो जगह है जो कि आप देखिए कि सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे एक सिचुएटेड है। कुछ इंडियन पर्सन वहाँ पे वर्क के लिए गए थे, उनका जो पेमेंट है वो नहीं किया गया। अभी उन पर्सनस को लाया गया है जो झारखंड से रिलेटेड हैं। कैमरून के अगर हम नियर बाई एरियाज़ के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि नाइजीरिया उसके वेस्ट के अंदर सिचुएटेड है। चैड नाम का जो कंट्री है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है। चैड आप देखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलता है, ईस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है। इक्वेटोरियल गुएना है, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। वहाँ पे गिबोन भी है जो सिचुएटेड है कैमरून के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें बजट के पर्सपेक्टिव से है। बजट 2024 का जो मेन यहाँ पे जो टारगेट है वो क्या है। एक तो आप देखिए कि हमें विकसित भारत को, जो हमारा विकसित भारत है उसे अप्रोच करना है, उसको हमें यहाँ पे अचीव करना है इस टारगेट को 2047 तक। तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। बजट का जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो टारगेट्स हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में 5 स्कीम्स हैं उनको लॉन्च किया गया है, कैसे EPFO को यूज किया जाएगा स्कीम के अंदर में।
कोलिशन जो कंपल्सन्स है वो यहाँ पे देखने के लिए मिला बजट के अंदर में। कोलिशन का जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट समय में है, तो कोलिशन का जो गवर्नमेंट हुआ करता है तो जो कोलिशन का गवर्नमेंट के एरियाज है वहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट करने होते हैं। जैसे कि आप देखिए कि 90s के एरा के समय हमारे कंट्री के अंदर में आपको कोलिशन का जो गवर्नमेंट्स है वो देखने के लिए मिलता है। तो कोलिशन की वजह से आप देखिए कि बिहार के अंदर में, आंध्र प्रदेश के वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे स्टार्ट किए गए। बहुत स्टेट्स का डिमांड था कि उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो टाइटल है वो दे दिया जाए, बट उसको नहीं डिनाई कर दिया गया और प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, या जो पैकेज है, डेवलपमेंट का पैकेज है वो भी दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात करें तो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 4.9% रखा गया। आप देखिए कि यहाँ पे जो आरबीआई के द्वारा भी जो सरप्लस है वो रिसीव हुआ है गवर्नमेंट को, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है उसको भी डिक्लाइन किया गया है। और ये जो 4.9% फिजिकल डेफिसिट है, इंटरिम बजट के अंदर ये 5.1% हुआ करता था, तो उससे आपको डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये बजट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। एमएसएमई सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उन सभी के बारे में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, अर्बन एरियाज़ के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस है कि 50 करोड़ के आसपास जो पर्सनस हैं वो अर्बन एरिया के अंदर रहा करते हैं। 36% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन है जो आपको अर्बन एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसका जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं 2% या 2.5% का जो रेशियो है, जो स्पीड है उसके थ्रू में। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो शेल्टर है वो बेसिक फंडामेंटल राइट है हर एक पर्सन का। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको भी लॉन्च किया गया था। उसके अंदर जो यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेज है उनको इंक्रीज किया गया है, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, मिडिल इनकम ग्रुप से रिलेटेड जो पर्सन हो, या आप देखिए कि जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग है या पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको यूज़ करना हो, इन सभी एरियाज़ को यूज़ करते हुए जो बेसिक थिंग्स हैं, जो शेल्टर है उसको प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे आपको नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में 11.11 लाख करोड़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेशनल डिजिटल जो अर्बन मिशन है वो भी नेशनल अर्बन जो डिजिटल मिशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक मेन रीजन है अर्बन एरियाज़ के अंदर में, एक मेन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिस तरीके से इंदौर के द्वारा मैनेज किया गया है तो उससे हमें लेसन सब सीखने का ज़रूरत है। 2014 के समय का जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, पीएम सेवा निधि नाम का एक स्कीम है, उसको भी लॉन्च किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स को जो बेसिक थिंग्स है उसको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि कंप्लीटली जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्ट्रेटजीज हैं उनको यहाँ पे बताया गया है जो बजट के अंदर, जिनको कि मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से है, हेल्थ के कुछ एरियाज़ के कुछ कंसर्न्स यहाँ पे रेज किए गए हैं कि कोविड के समय में हेल्थ सेक्टर्स के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हुआ था, बट आप देखिए कि अभी कोविड है वो कम्प्लीटली उसका जो फेज आउट है वो नहीं हुआ है। हेल्थ के सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट को जो मोर ध्यान है वो देने का ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा आप देखिए कि हमारे जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको डेवलप करना हो, यूविन का जो पोर्टल है, इंटरिम बजट के अंदर आपको HPV वैक्सीन आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे यूविन का जो पोर्टल है उसको डेवलप किया गया है, जिससे कि जो ANM हैं, आशा हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको बेसिकली उनका जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसके रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जा सके। कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं हेल्थ सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए हर सेक्टर के अंदर में आपको कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो इम्यूनिटी है जो कि आर्टिकल 361 के अंदर मेंशन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया है कि बेसिकली क्या ये जो इम्यूनिटी है, जो इम्यूनिटी ग्रांट किया गया है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के पर्सपेक्टिव से, और अगर वहाँ पे ट्रायल्स को भी बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा तो 2 मंथ्स का जो एडवांस नोटिस है वो देना होता है। तो रामेश्वर केस है और काफ़ी सारे केसेज है जिसके अंदर समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, जो यहाँ पे इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये वायलेट करता है। तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन है इसके बारे में। आर्टिकल 361 उसके अंदर प्रेजेंट समय में आपको सिविल और कुछ क्रिमिनल केसेस के अंदर भी एडवांस नोटिस है, 2 मंथ का
एडवांस नोटिस, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से। इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में है। यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इंडिया का विजिट के लिए आए हैं, उनके द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में इंडिया का जो कमिटमेंट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है यहाँ पे। मैटरनिटी जो बेनिफिट एक्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि जो थर्ड चाइल्ड है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे अप्लाई किया गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो बेसिक यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं उसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो थर्ड चाइल्ड है उसको काफ़ी उसके रिगार्डिंग में जो कम आपको जो बेनिफिट्स हैं, कम डेज का जो लीव्स है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसको आर्टिकल 14 इक्वलिटी के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखा गया है। बट आप हमारे कंट्री के अंदर में आप देखिए कि 2 चाइल्ड पॉलिसी है। 2 चाइल्ड पॉलिसी के अलावा अगर थर्ड चाइल्ड के लिए मैटरनिटी लीव्स के लिए अप्लाई किया जाता है तो बेसिकली 2 चाइल्ड पॉलिसी का भी ये वायलेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फॉर्मर एम्बेसडर हुआ करते थे, ये जो मैम है रुचिका, शायद इनका नेम है रुचिका कंबोज, जो आपको यूएन के वहाँ पे एम्बेसडर हैं वो हुआ करते थे। इनके द्वारा कहा गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके अंदर रिफॉर्म के रिगार्डिंग में अभी कुछ प्रोग्रेस है वो नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 जो मेंबर्स हैं उनको वीटो पावर है। 10 यहाँ पे 2 ईयर्स के बेसिस पे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको चूज किया जाता है। आप देखिए कि G4 नाम के एक ग्रुप है। G4 के अंदर कौन है? इंडिया है, इंडिया के अलावा जापान है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है और ब्राज़ील है। इन 4 कंट्रीज़ का डिमांड है कि यूएन का जो प्लेटफॉर्म है सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिफॉर्म किया जाए, मोर कंट्रीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है अगर हम 45 से लेकर अब तक यहाँ पे बात करें। फार्मर्स के द्वारा जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनसे मिला गया और डिमांड यहाँ पे किया गया है कि आप प्राइवेट मेंबर बिल है उसको प्रपोज कीजिए, या आप देखिए कि उनके द्वारा यहाँ पे एश्योर किया गया कि गवर्नमेंट से जो एमएसपी का जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसके लिए वो इनके द्वारा बेसिकली पुश किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फार्मर्स का जो भी ट्रस्ट डेफिसिट है उसके रिगार्डिंग में एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है ट्रस्ट डेफिसिट को रिजोल्व किया जाए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द वेस्ट बैंक के पर्सपेक्टिव से है, कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है 7 अक्टूबर के समय से वेस्ट बैंक गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, रसिया का जो यहाँ पे जिस तरीके से जनरली रसिया के पर्सपेक्टिव से रसिया और जो जापान है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। मॉरिशस के वहाँ पे जो माइग्रेंट्स हैं उनके जो शिप है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। और जर्मनी के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ हजीबुल्लाह से रिलेटेड लिंकेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। हजीबुल्लाह का जो डोमिनेशन है वो कहाँ पे है? आपको लेबनान के अंदर डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलता है। जो इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे हजीबुल्लाह है, जो नॉर्दर्न लेबनान है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉस्को के पर्सपेक्टिव से है, कीव के द्वारा डिस्कस किया गया है चाइना के साथ में कि कैसे रशिया के साथ में जो लड़ाई है उसको रोका जाए। और नेतन्याहू हैं वो आप देखिए कि यूएस का कांग्रेस के अंदर उनके द्वारा स्पीच दिया जाएगा, तो वाशिंगटन के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिले हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।